अहम भवताम सर्वेशम हार्दम स्वागतम। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के भेद। क्या पढ़ेंगे? वर्ण के भेद। भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। दो भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण। कौन सा वर्ण? स्वर वर्ण। स्वर्ण वर्ण, जिसको हम लोग अच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं। भी कहते हैं। अच एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत 9 स्वर वर्ण आते हैं। कितने स्वर वर्ण आते हैं? 9। और आपसे पूछ दे परीक्षा में कितने स्वर कितने हैं? 9। अच कितने हैं? 9। उसके बाद है हमारा वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन वर्ण, जिसको हम लोग हल वर्ण भी कहते हैं। हल एक प्रत्याहार है। कुल व्यंजन 33 है। कितना है? 33 है। कुल व्यंजन 33 है। उसके बाद देखिए फिर हम लोग आते हैं स्वर। स्वर के भी भेद है। स्वर के 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद है। पहला है हर्ष, दूसरा है दीर्घ, उसके बाद तीसरा है प्लुत। पहला क्या है? हर्ष। दूसरा क्या है? दीर्घ। तीसरा क्या है? प्लुत। उसके बाद एक बार हम लोग देखिए नीचे आते हैं पर एकमात्र भवेद हर्षो, एकमात्र भवेद हस्व, द्विमात्र दीर्घ उच्यते, द्विमात्र दीर्घ उच्यते, त्रिमात्र अस्तु प्लुतो ज्ञेयो, त्रिमात्र अस्तु प्लुतो ज्ञेयो, त्रिमात्र अस्तु प्लुतो ज्ञेयो, त्रिमात्र अस्तु प्लुतो ज्ञेयो, प्लुतो व्यंजनम चार्धमात्रकम। व्यंजन चार मात्रम। कहने का मतलब होता है हर्ष एकमात्रो भवेद हर्ष, मतलब जिसमें जिस वर्ण में एक मात्रा का प्रयोग हो उसे हम लोग हर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? हर्ष कहेंगे। जिस वर्ण में के उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग हो। कितने मात्रा का प्रयोग हो? एक। जिस वर्ण का उच्चारण करने में एक मात्रा का प्रयोग हो उसे हम लोग हर्ष वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? हर्ष। इसको सादे वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सादा, मतलब सादा जो होता है जैसे व्हाइट कलर। उसके बाद है द्विमात्रो दीर्घ उच्चते। जिस वर्ण का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे। कितना मात्रा का समय लगे? 2 मात्रा का समय लगे, उस वर्ण को हम लोग दीर्घ वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ। अब देखिए ये अ है हर्ष, इसका दीर्घ क्या हो गया? आ। अ का दीर्घ क्या होगा? आ। अ क्या है? हर्ष अ। इसको क्या पढ़ेंगे? हर्ष अ। इसको क्या पढ़ेंगे? दीर्घ आ। इसको पढ़ेंगे हर्ष ई। ये दीर्घ दीर्घ ई। उसके बाद है हर्ष ओ। उसके बाद दीर्घ उ। उसके बाद है री, हर्ष री। उसके बाद दीर्घ री। उसके बाद है ली। इसका दीर्घ नहीं होता है। अगर आपसे पूछ दे परीक्षा में कि किस वर्णों का दीर्घ नहीं होता है तो कहेंगे लिरी वर्णों का दीर्घ नहीं होता है। उसके बाद देखिए ये है ए, उसके बाद है अ, उसके बाद है औ, उसके बाद है औ। ये मिश्र विकृत स्वर है। ये मिश्र विकृत स्वर है क्योंकि ये 2 वर्णों के मिलने से बना है। जैसे देखिए अ प्लस हर्षई के मिलने से क्या बनता है? ए बनता है। उसके बाद अ प्लस हर्षऊ के मिलने से क्या बनता है? ओ बनता है। समझ गए ना? ये मिश्रित है, 2 वर्णों के मिल से बना है। मिश्रित मतलब मिश्रण, 2 वर्णों का मिश्रण, 2 स्वरों के मिश्रण से ये चारों वर्ण बना है, इसलिए इसको मिश्र विकृत स्वर भी कहते हैं। समझ गए ना? उसके बाद तीसरा आता है प्लुत। प्लुत क्या आता है? प्लुत। अब नीचे पढ़िए त्रिमात्र अस्तु प्लुतो ज्ञेयो। ज्ञेयो मतलब जाना जाता है। व्यंजनम चार्धमात्रकम। अब है जिस मात्रा में जिस वर्ण का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे, 3 मात्रा लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। अब प्लुत स्वर का प्रयोग होता कहाँ है? तो किसी को बुलाने में प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं मोहन बकरी लाओ, मदन आओ खाना खा लो। इस तरह प्लुत का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना? जैसे कहेंगे राम, राधा, ओम। 3 मात्रा का समय लगता है, उसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। समझ गए? उसके बाद हम लोग आते हैं सभी स्वर 2 प्रकार के होते हैं। जितना भी स्वर है सभी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। उसके बाद 2 प्रकार के। पहला है अनुनासिक स्वर। पहला क्या है? अनुनासिक स्वर, जिसको हम लोग कहते हैं हिमेश रेशमिया का गाना याद कर लीजिएगा। उसका जो संगीत होता है उस सब संगीत का ध्वनि नाक से निकलता है। कहाँ से निकलता है? नाक से निकलता है। इसको कहेंगे अनुनासिक वर्ण। क्या कहेंगे? अनुनासिक वर्ण। उसके बाद है
अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक मतलब जिसका उच्चारण करने में नासिका का प्रयोग नहीं हो। अगर हम अ बोलेंगे तो अ का उच्चारण करने में क्या ना का प्रयोग होता है? नहीं होता है। आ का उच्चारण करने में ना का प्रयोग होता है? नहीं। एक उच्चारण करने में ना का प्रयोग होता है? नहीं। एक उच्चारण करने में ना का प्रयोग होता है? नहीं। परंतु इसका उच्चारण करने में नाक का प्रयोग होता है, इसलिए इसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। समझ गए ना? उसके बाद चलिए आते हैं हम लोग व्यंजन पे। अब कुल व्यंजन कितना है? 33 है। कुल व्यंजन कितना है? 33 है। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं व्यंजन वर्ण 33 है ना। अब कौन कौन सा व्यंजन वर्ण है जो 33 है? हम क्या लिखे हैं? कु, चू, टू, टू, पू। अब कु के अंतर्गत कितना वर्ण आता है? 5। कितना वर्ण आता है? 5। क, ख, ग, घ, ञ। उसके बाद चू के अंतर्गत भी आता है 5। चो, छो, जो, झो, ञ। उसके बाद टू में भी आता है 5। टो, ठो, डो, ढो, न। उसके बाद टू में भी आता है 5। तो, थो, दो, धो, न। उसके बाद पू में भी आता है 5। प, फो, बो, भो, म। समझ गए? ये 25 वर्ण हुआ। कितना हुआ? 25। कितना हुआ? 25। इन 25 को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण मतलब जब हम वर्ण का उच्चारण करें तो हमारा जी कहीं न कहीं स्पर्श हो। जैसे क पढ़िए, जब हम लोग क पढ़ते तो हमारा जी कहीं न कहीं सटता है, सटता है ना, इसीलिए हम उसको स्पर्श वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श मतलब स्पर्श वर्ण वो है जिसका उच्चारण करने में हमारा जी कहीं न कहीं सटे, कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर टकराए, इसीलिए उसको हम कौन सा वर्ण कहेंगे? स्पर्श। जैसे च पढ़िए, च तो हमारा जी नीचे की तरफ सटता है, सटता है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण कहेंगे। इसका देखिए सूत्र है, बोलिए कादयो मावसाना स्पर्शा। कादयो मावसाना स्पर्शा मतलब क से लेकर म तक, कवर के क से लेकर पवर के म तक सभी 25 को व्यंजन वर्ण है। इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श। देखिए कवर्ग में भी 5 को वर्ण है, चवर्ग में भी 5 गो है, टवर्ग में भी 5 गो है, तवर्ग में भी 5 गो है, पवर्ग में भी 5 गो है। तो 25 वर्ण हुआ ना। कहेंगे मतलब क से लेकर कवर के क से शुरू होकर अब पवर के म तक कादयो। आदियो मतलब आदि, आदि मतलब क्या होता है? शुरू में। आदि मतलब शुरू में, शुरू में क्या है? क। तो क से लेकर अंतिम अवसाना मतलब अंतिम में क्या है? म तक का सभी वर्ण स्पर्श वर्ण होता है। अगर आपसे पूछ दे परीक्षा में कुल स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है? 25। कुल स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है? 25। इन्हीं 25 स्पर्श वर्णों को हम लोग उदित वर्ण भी कहते हैं। लेकिन कु से लेकर पू तक, कु से लेकर पू तक को उदित वर्ण भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कौन निम्न में कौन उदित वर्ण है, तो क से लेकर पवर तक जो 25 वर्ण है उस सबको हम लोग क्या कहेंगे? उदित वर्ण कहेंगे। उसको स्पर्श वर्ण भी कहेंगे। समझ गए ना? उसके बाद आता है अंत अस्थ वर्ण। अंत अस्थ वर्ण, अंत अस्थ वर्ण मतलब अंदर से, अंत अस्थ वर्ण मतलब अंदर से, हमारे मुंह के अंदर से जिन वर्णों का उच्चारण होता है हम लोग उसको कहेंगे अंत अस्थ वर्ण। अब अंत अस्थ वर्ण को हम लोग यन कहते हैं। यन क्या है? यन एक प्रत्याहार है। यन क्या है? प्रत्याहार है। अब देखिए यन प्रत्याहार बनाएंगे कैसे? यन प्रत्याहार किस प्रकार बनाएंगे? सूत्र याद है? महेश्वर सूत्र हम लोग जो पढ़े थे, महेश्वर सूत्र याद है वो? अब देखिए अब देखिए किस सूत्र के, किस महेश्वर सूत्र में यो है वरट में है। देखिए है वर, हम लोग जो महेश्वर सूत्र पढ़े थे है वरट, हो यो वो रो तो, है ना। उसके बाद किस सूत्र के अंतिम में नो हलंत है? तो लन वाला में किस में है? लो नो हलंत। अब देखिए बनाइए, हम लोग बनाए थे हलंत वाले को नहीं लिखते हैं, हलंत वाले को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हो हुआ, यहाँ यो है ना, देखिए सूत्र में यो है, हम यो पे लिखेंगे, यो लिख रही है। उसके बाद क्या लिखेंगे? नो। तो बना ना नो। अब देखिए कौन कौन सा वर्ण गिनेंगे? यो वो रो और लो, यो वो रो और लो, आया ना सब। इन सब को हम लोग क्या कहेंगे? अंत अस्थ वर्ण अर्थात यन। अगर हम लोग यन याद रख लेते हैं, अंत अस्थ को यन कहेंगे, तो यन का मतलब समझ लेना है यो वो रो लो। क्या समझेंगे? यो वो रो लो, यो वो रो लो, यो वो रो लो, यो वो रो लो। इसलिए देखिए इसका सूत्र है। अब अंत अस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4। अंत अस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सा है? यो वो रो लो, यो वो रो लो। जैसे हम लोग बच्चा में पढ़े थे यो रो लो वो शुद्ध नहीं है। अगर शुद्ध माना जाए इसको हम लोग शुद्ध कहेंगे। जैसे प्रत्याहार हम लोग बनाए हैं, देखिए यो के बाद वो आता है, उसके बाद क्या आता है? रो, उसके बाद लो आता है। हम लोग बच्चा में क्या पढ़े थे? यो रो लो, उसके बाद वो पढ़े थे। लेकिन इसको शुद्ध कहा जाना चाहिए। समझ गए ना?
तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन सा है? यो, वो, रो, लो, जिसकी संख्या कितना है? 4। स्पर्श वर्ण की संख्या कितना है? 5, 25। स्पर्श वर्ण की संख्या कितना है? 25। या अंतस्थ वर्ण की संख्या कितना है? 4 है। उसके इसका सूत्र देखिए, याद रखिए सूत्र, यरलवा अंत आस्था, यरलवा अंत आस्था, यरलवा अंत आस्था, यरलवा देखिए यो, रो, लो, वो, तो हो गया, इसको अंत आस्था वर्ण कहेंगे। ये सूत्र याद रख लीजिए, यरलवा अंत आस्था, यरलवा अंत आस्था, यो, रो, लो, वो को क्या कहेंगे? अंत आस्था वर्ण कहेंगे। समझिए ना, जिसकी संख्या 4 है। उसके बाद उष्म वर्ण, उष्म वर्ण मतलब सल प्रत्याहार। कौन कौन सा प्रत्याहार? सल प्रत्याहार। अगर हम लोग को याद होगा, सल प्रत्याहार मतलब माहेश्वर सूत्र में देखिए किसमें तालम स है। हम लोग सूत्र पढ़े थे शायद 13 नंबर में, सो रो पढ़े थे ना। उसके बाद 14वां नंबर में सूत्र पढ़े थे हल हल, माहेश्वर सूत्र पढ़े थे ना। अब देखिए सल है ना, सो है, माहेश्वर सूत्र कैसे बनाते थे? यहाँ सो लिए, सो आया ना, हमको फिर यहाँ पे लो लेना है, लो हेलन। अब सल बना। अब देखिए क्या कौन कौन सा बना? सो से शुरू हुआ है तो सो भी लिखेंगे, सो भी सो लिखे। उसके बाद ये सो लिखे, मूर्धन स, उसके बाद दन स, उसके बाद ये हलन था ना, ये हलन, ये इसमें हलन था, इस हलन को नहीं लिखेंगे। उसके बाद हो आया ना ये सब, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सल प्रत्याहार। क्या कहेंगे? सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार को ही उष्म वर्ण कहा जाता है। सल प्रत्याहार को ही उष्म वर्ण कहा जाता है। अब उष्म वर्ण का उच्चारण होता है कहाँ है? उष्म वर्ण बोलते समय जब हम अपने हाथ को जीभ के मुंह के पास हटाएंगे तो हवा गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुंह से निकलने वाली हवा गर्म होगी, इसलिए हम उसको उष्म कहेंगे। उष्म मतलब उष्मा, उष्मा मतलब गर्म, उष्मा मतलब गर्म, इसलिए सल प्रत्याहार को उष्म वर्ण कहते हैं। जिसकी संख्या 4 है, तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह। तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह। इसको क्या कहेंगे? उष्म वर्ण। क्या कहेंगे? उष्म वर्ण की संख्या कितनी है? 4 है। इसका सूत्र है सस सहा उस्मानः, सस सहा उस्मानः, सस सहा उस्मानः, सस सहा उस्मानः। अब देखिए तीनों सो आ गया, उसके बाद हो आ गया, तो क्या कहेंगे? उष्म वर्ण। क्या कहेंगे? उष्म वर्ण। क्या मानेंगे? उष्म वर्ण। क्या कहेंगे? उष्म वर्ण। सस सहा उस्मानः। समझ गए? इसकी संख्या कितनी है? 4। इसके बाद कहते हैं विसर्ग जो होता है, विसर्ग को छोटा हो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? छोटा हो समझना चाहिए। जैसे हम देखिए, जैसे हम किसी शब्द के अंतिम में जो लेंगे, अंत में जब हम विसर्ग लेंगे, अंत में जो स्वर होगा उसी के जैसा उसका उच्चारण होगा। जैसे हम लिखे राम, तो राम में के अंत में जो विसर्ग है उसको पढ़ेंगे रामः। क्या पढ़ेंगे? रामः। अगर हम लिख दे, मान लीजिए हम लिखते हैं ऋतु, क्या लिखते हैं? ऋतु। अगर इसमें विसर्ग लगा दे, हमने विसर्ग का उच्चारण क्या होगा? ऊ के जैसा उच्चारण होगा, दुर्गा ऊ के जैसा। बोलिए ऋतु, ऋतु होगा ना। अगर हम लिख दे चुन्नू, क्या लिखे? चुन्नू लिखे, तो इसका उच्चारण क्या होगा? चुन्नू। विसर्ग का उच्चारण क्या होगा? ऊ के जैसा उच्चारण होगा। विसर्ग का उच्चारण कैसे होगा? ऊ के जैसे विसर्ग का उच्चारण होगा। समझ गए ना? अब जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए लिखते हैं, लिख देते हैं मान लीजिए माते, इसका विसर्ग का उच्चारण हो जाएगा एक जैसा, माते है, माते है। समझ गए ना? मतलब जिस वर्ण के आगे विसर्ग रहेगा उसका उच्चारण उसी के जैसा हो जाएगा। समझ गए ना? विसर्ग को क्या कहेंगे? छोटा हो। क्या कहेंगे? विसर्ग को छोटा हो कहेंगे। क्या कहेंगे? छोटा हो। उसके बाद फिर से दोहराते हैं, एकमात्र भवेद हर्षवो, एकमात्रे भवेद हर्षवो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनम चार्धमात्रम कम। समझ गए? ठीक है, आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।